Hello students, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. What we are going to start today, the topic is Cities in Mesopotamian Culture. What do you mean by this title? Cities in Mesopotamian Culture. It means in Mesopotamian books and the text, the cities were mentioned. यहाँ पर ये बताया गया है बेटा कि मेसोपोटामिया की जो बुक्स मिली हैं, जो एपिक्स मिले हैं, उनमें भी शहरों का जिक्र था. Mesopotamian valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. मेसोपोटामियन ने उस सिटी लाइफ को वैल्यू दी जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी के पर्सन रहते थे, एक साथ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी वो एक साथ रहती थी. आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वार दे रिकॉल्ड देम इन पोइट्री. जब वो वार में सारे सिटीज़ ख़त्म हो गए थे तो उनको पोइट्री में लिखा गया था, पोइट्री से उनको याद किया गया था. बाद में जब कभी उनको मेमोराइज़ किया गया था तो वो पोइट्री से किया गया था उन सिटीज़ के बारे में. जो हम अभी यहाँ अपर पार्ट में जो टाइटल दिया हुआ है कि मेसोपोटामियन कल्चर में शहरों का जिक्र था, तो वो कहाँ पर था, कौन से ऐसा हम यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइग्नेंट रिमाइंडर हमें मेसोपोटामियन सिटीज़ का जो मिलता है वो मिलता है गिलगामेश एपिक से. गिलगामेश एक राजा हुआ करते थे जिनके बारे में एक महाकाव्य लिखा गया था. एपिक क्या होता है, एक महाकाव्य या महाग्रंथ. तो उनके अंदर ये मिलता है सिटीज़ के बारे में जो भी डिस्कस किया गया है. एंड इट वाज रिटन ऑन 12 टैबलेट. ये 12 टैबलेट में लिखा गया था. क्या? द गिलगामेश एपिक. अगर आपसे शॉर्ट नोट ऑफ गिलगामेश एपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें ईजिली यहाँ से बता सकते हो कि वो 12 टैबलेट में लिखा गया था. गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर एनमरकर. ऐसा माना जाता है कि भाई गिलगामेश ने रूल किया था उरुक शहर पे. कब, किसके बाद? एनमरकर राजा के बाद. इनसे पहले एनमरकर का हमने जिक्र भी किया था पहले जो लास्ट वीडियोज़ है उनमें. एनमरकर ने उरुक सिटी पे रूल किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद गिलगामेश भी एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने वहाँ पर रूल किया था. ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड. एक कितने महान हीरो, एक महान नायक गिलगामेश थे जिन्होंने रूल किया. सबड्यूड मतलब दबा लिया लोगों को, दूर दूर तक लोगों को कंट्रोल किया था. ही रूल्ड ओवर द पीपल फार एंड वाइड. एक बार उनको बड़ा सदमा लगा, शौक लगा जब उनके एक हेरोइक फ्रेंड की डेथ हो गई थी. उनका फ्रेंड मारा गया था और तब उनको बड़ा सदमा लगा था. तब उन्होंने इस सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी को ढूंढने के लिए वो चल पड़ा था. इमॉर्टलिटी क्या होती है? अमरता. कि किस तरीके से एक आदमी भी कभी ना मरे, वो जीवित ही रहे, और इमॉर्टलिटी के सीक्रेट को ढूंढने के लिए चल पड़ा वह. उसने समुद्र पार किए और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया, तो फिर भी उसको कोई भी मतलब सफलता हासिल नहीं हुई. इतना हेरोइक अटैम्प्ट उसने किया, इतना साहसिक काम उन्होंने किया गिलगामेश ने, लेकिन गिलगामेश फिर भी फेल रहा. उसको सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी का पता नहीं चल पाया था. उसको पता ही नहीं चला कि आदमी अमर कैसे होता है, वो पता नहीं चल पाया था. वापस उरुक आ गया. वहाँ पर आने के बाद उसने अपने आप को कंसोल किया. कंसोल करना मतलब अपने आप को सांत्वना दी. एंड बाय वॉकिंग अलॉन्ग द सिटी वॉल. जो सिटी की वॉल थी, सिटी के जो दीवार थी उसके पास से आ जाकर घूमता रहा. तभी उसी से अब उसके मन को शांति मिली थी. उसने उस की जो फाउंडेशन बनी थी, उस दीवार की जो नींव बनी हुई थी पक्की ईंटों से, उसकी बड़ी प्रशंसा की. ही एडमायर्ड द फाउंडेशन मेड बाय द फायर्ड ब्रिक्स. तो उसकी जो फाउंडेशन उरुक की उसने खुद बनवाई थी, जो नींव खुद डलवाई थी, उसकी उसने बड़ी प्रशंसा की. दैट द लॉन्ग टेल ऑफ हेरोइज्म एंड एंडिवर्स फिजल्स आउट. और फिर क्या था कि वो लंबी कहानी जो वीरतापूर्ण और साहसिक काम किया था, मतलब कंप्लीट किया था. फिजल आउट मतलब ही वाज एंडेड, जो पूरा किया था उन्होंने, उसके बारे में ये हेरोइज्म एंड एंडिवर वर्क किसको बताया उसने? उस शहर की दीवारों की फाउंडेशन डालना. तो उसकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने. गिलगामेश डजंट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन विल आउटलाई हिम. गिलगामेश ने ये बताया, मतलब ये नहीं कहा कि वह तो मर जाएगा लेकिन उसके बेटे जीवित रहेंगे. डजंट
से दैट इवन दो, भले ही वह तो मर जाएगा लेकिन उसके बेटे जीवित रहेंगे। इसके बेटे जीवित रहेंगे तो इसका मतलब वो उस उरुक सिटी में का एंजॉय करेंगे। एंड he takes consolation in the city that his people had built। और उसको बड़ी सांत्वना मिली उस शहर में क्योंकि ये शहर उसके ही प्रजा ने, उसके ही लोगों ने बनवाया था। तो ये बता रखा है कि शहर का बार बार जिक्र किया हुआ है एपिक के अंदर, गिलगामेश एपिक के अंदर। तो हम वही बात यह कह रहे हैं कि शहरों का जो जिक्र है, जो सिटीज़ का जो जिक्र है वो मेसोपोटामियन कल्चर में भी पाया गया है। और वो एग्जाम्पल कहाँ का कौन सा दिया हमने, गिलगामेश एपिक का। अब हमने एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का, इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन का हमने डिस्कस किया। तो इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, ऐसे क्या डिस्कवरीज, क्या इंडिविजुअल और द हेरोइक वर्क हुए थे जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम फॉलो करते हैं। तो लीजेसी ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग की देन क्या है। जो राइटिंग कभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुई थी, उस राइटिंग की क्या देन रही है, हमने क्या क्या सीखा है उससे। वाइल मूविंग नैरेटिव कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, अगर कोई वैसे वर्णन है, कोई कहानी है, किस्सा है, अगर उसकी बात है तो वो ओरली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास आ सकते हैं। लेकिन साइंस को ज़रूरत होती है रिटन रिकॉर्ड की। साइंस को जो है वो एक रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए जिससे कि जनरेशन, जो विद्वानों की जनरेशन है वो उसको रीड कर सके और उसके ऊपर दोबारा से अपने विचार प्रस्तुत कर सके। तो ये बात है, क्योंकि जितना भी साइंस रिकॉर्ड है वो राइटिंग के माध्यम से ही रखा जा सकता था। Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics। संभवतः सबसे महान देन मेसोपोटामिया की क्या रही, वो है कि उसमें एक तो काल गणना की जाती थी। टाइम रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है कि समय की पहचान थी, कब कौन सा समय कैसे है, तारों से, चंद्रमा से, सूरज से देखकर पता लगाया जाता था कि भी अब कौन सा समय हो गया है। टाइम रिकॉर्डिंग। सेकेंड बात है मैथमेटिक्स, उनको मैथमेटिक्स का भी बहुत ज्ञान था। तो सबसे महान देन तो यही है। अब ये 1800 BC की बात है। दूसरा पॉइंट बन जाता है यहाँ से। तो बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स पाई गई जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी टैबलेट्स पाई गई हैं। और ये जो टैबलेट्स पाई गई हैं उन टैबलेट्स में जैसे 2 का स्क्वायर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट क्या दी हुई है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने के बाद 1.41421296 आता है आंसर। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आज जो 2 का स्क्वायर रूट है जो आज हम यूज़ करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, 1.41421356 यहाँ दिए हुए हैं, 296 यहाँ, ये माइनर डिफरेंस है बस। तो इससे वो अपनी कैलकुलेशन करते थे। ये कह रहे हैं स्टूडेंट हैड टू सॉल्व, स्टूडेंट्स को सॉल्व करनी पड़ती थी सारी प्रॉब्लम्स। किस तरीके की प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक सम दिया यहाँ पे, एक खेत है, वो खेत जो है एक वन फिंगर डीप वाटर से भरा हुआ है, एक उंगल पानी उसमें खड़ा है और उस पानी की वॉल्यूम बतानी है। तो ये जब सम करने होते थे उनको स्क्वायर रूट इन सब की ज़रूरत पड़ती थी, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती थी, जिसको उसी टाइम पे सीख लिया गया था। तो सबसे बड़ी देन क्या है, वो मैथमेटिक्स और टाइम रिकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ द ईयर भी किया हुआ था उन्होंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, कि ईयर को 12 महीने में बांट रखा था। जो मून का रिवॉल्यूशन हमारे अर्थ के अराउंड होता है तो उसी के आधार पर उन्होंने महीनों को बांट दिया था, और महीनों को 4 हफ्तों में, यहाँ तक कि दिन को 24 घंटे में और घंटे को 60 मिनट में। तो ये सारा जो है वो डेली लाइफ में यूज़ भी करते थे, और आज भी हम वही यूज़ करते हैं जो उन्होंने उस टाइम पे बनाया था। कह रहे हैं जो टाइम डिवीज़न हमने अडॉप्ट किया हुआ है वो उसके हमारे से पहले तो जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर के सक्सेसर ने अडॉप्ट किया था। द टाइम डिवीज़न वर अडॉप्टेड बाय द सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है, सिकंदर महान का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सिकंदर महान के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने इस टाइम डिवीज़न को अपना लिया था। उसके बाद फिर रोमन एम्पायर में, रोमन वर्ल्ड में ये चला गया था। फिर उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमानों ने इस टाइम डिवीज़न को अपनाया, और उसके बाद फिर मिडिवल यूरोप ने अपनाया था, और आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स होते थे, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते थे। उनका जो टाइम था, जिस टाइम पे अकर होते थे, वो अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू मंथ, अकॉर्डिंग टू डे पूरा नोट कर लिया गया था बाय द स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम। There were records about the observed position of stars and constellations in the night sky। यहाँ तक कि तारों की और जो तारागण है, कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ द स्टार्स, उनकी भी जो लोकेशन हुआ करती, जो पोजीशन होती थी, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा देन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, एक ग्रेट लिजेसी ऑफ मेसोपोटामियन राइटिंग है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। कह रहे हैं इतनी इम्पॉर्टेंट मेसोपोटामियन अचीवमेंट वो पॉसिबल नहीं थी जब तक राइटिंग और अर्बन इंस्टीट्यूशन में जैसे स्कूल ये नहीं थे, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर राइटिंग नहीं होती तो किस तरीके से इतने ब्रिलियंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता, या फिर स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं होते जहाँ पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता तो किस तरीके से ये रिकॉर्ड रखे जाते थे। इसका मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में राइटिंग के साथ साथ स्कूल्स भी थे जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। Students read and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keeper, जहाँ पर स्टूडेंट्स को केवल रिकॉर्ड कीपर ही नहीं, रिकॉर्ड को ही कॉपी नहीं करना, बल्कि उनको इंटेलेक्चुअल भी बनाया जाता था, बुद्धिमान भी बनाया जाता था, ताकि वो अपने पूर्वजों के इतिहास को आगे बढ़ा सके, उनके ऊपर लिख सके, ऐसा भी उनको बनाया जाता था। We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon। हम इस बात में गलत नहीं हैं, या ये हमारा सोचना गलत होगा अगर हम ये कहते हैं कि भाई the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon, कि जो इनके तौर तरीके थे वो मॉडर्न तौर तरीक़ों से जुड़े हुए थे। अगर हम ऐसा कहते तो हम गलत नहीं हैं, यानी कि उस टाइम पे मॉडर्निटी भी थी, बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स उस टाइम पे यूज़ की जा रही थी, क्योंकि सिटी लाइफ और राइटिंग जब जहाँ से शुरू हो जाती है तो इससे बड़ा मॉडर्निटी का और एग्जांपल नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट with the examples and prove that this civilization was modern phenomenon। हम ये बात बिल्कुल प्रूव कर देंगे कि वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। तो वो कैसी थी? हाँ, कुछ एक कमियाँ ज़रूर थी, जैसे कि सफाई का ध्यान नहीं होता था, और उस टाइम पे कोई हाउस प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को लेकर हम इस सिविलाइजेशन को कम नहीं बता सकते, बल्कि इसके अलावा और भी ऐसी बहुत ज़्यादा मॉडर्न तौर तरीके यूज़ किए जाते थे। कहते हैं एन अर्ली लाइब्रेरी, ये एक एग्जांपल है। उस टाइम पे उस दौर में लाइब्रेरी भी बना दी थी, राजाओं ने लाइब्रेरी बनाई थी। तो कौन सी लाइब्रेरी बनाई थी उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन द आयरन एज द असीरियंस ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर एट इट्स हाइट। आयरन एज की बात है, लोह युग की बात है, कि जो असीरियन है, क्योंकि बहुत कई सिविलाइजेशन को मिला के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनी है। तो ऐसे ही अकेडियन है, बेबीलोनिया है, असीरियन सिविलाइजेशन है। तो असीरिया, नॉर्थ के जो असीरियन थे, उन्होंने यहाँ पर एक साम्राज्य बना लिया था, यानी नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के असीरिया यहाँ साउथ में आ गए थे और यहाँ आकर उन्होंने अपना एम्पायर क्रिएट किया था। और कब की बात है ये? 720 से 610 BC की बात है। इन्होंने इजिप्ट तक अपना एम्पायर को फैला लिया था। इनकी जो स्टेट इकोनॉमी थी वो प्रीडेटरी वन थी, मतलब लूट मार की थी, लूट मार पे डिपेंड हुआ करती थी। एंड देन लूट मार पे डिपेंड थी, एंड देन एक्सट्रैक्टिंग लेबर एंड ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ। प्रजा से क्या करते थे? जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन थी, जो प्रजा थी, प्रजा से लेबर करवाया जाता, उनसे नजराने लिए जाते, गिफ्ट लिए जाते थे। किस फॉर्म में? कभी खाने, एनिमल्स, मेटल या क्राफ्ट आइटम्स, इन सब की फॉर्म में जो है जनता से ही सारा सब कुछ लिया जाता था। ग्रेट असीरियन किंग जो बाहर से आए हुए थे, हु हैड बीन इमिग्रेंट, जो बाहर से आकर यहाँ बसे थे साउथ में, साउथ मेसोपोटामिया, क्योंकि नॉर्थ मेसोपोटामिया से आए थे तो वो यहाँ पर आकर बस गए थे। एक्नॉलेज द साउदर्न रीजन बेबीलोनिया, उन्होंने इस एरिया को नाम दिया, बेबीलोनिया का नाम उन्होंने दे दिया था। तो यहाँ पर यहाँ के हाई कल्चर को उन्होंने कंसीडर किया था एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर, एंड द लास्ट ऑफ देम
असुरबनीपाल कलेक्टेड लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल निन्वे। उस असीरियन राजाओं में सबसे लास्ट राजा कौन था? वो था असुरबनीपाल। असुरबनीपाल राजा था, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई थी अपनी राजधानी में। उसकी राजधानी का नाम क्या था? निन्वे। तो उन्होंने वहाँ पर बनवाई थी। और इन द नॉर्थ ही मेड ग्रेट एफर्ट टू गैदर टैबलेट्स ऑन हिस्ट्री। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, टैबलेट्स इकट्ठी की। कहाँ, किस किस टॉपिक पे? हिस्ट्री पे, एपिक्स पे, ग्रंथों पे। ओमन टैबलेट, ओमन होती है शगुन और अपशगुन की टैबलेट्स, उन्होंने इकट्ठी की थी। और ओमन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र पे, हाइमन भजन और पॉइंट्स पे। उसने अपने स्क्राइबर, अपने राइटर्स को साउथ में भेजा ताकि ओल्ड टैबलेट्स को वो पा सकें, ढूंढ के ला सकें। यानी कि आर्कियोलॉजी भी करवाई जाती थी। बिकॉज स्क्राइब्स इन द साउथ वर ट्रेंड टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स। क्योंकि साउथ के जो स्क्राइब थे, जो राइटर थे, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी पढ़ने और लिखने की। स्कूल हुआ करते थे उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा टैबलेट्स को कलेक्ट भी कर लिया गया था। भले ही सुमेरियन भाषा को 1800 BC के आसपास बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यह स्कूलों में पढ़ाई जाती थी और इससे वोकेबलरी टेक्स्ट तैयार की जाती थी और कुछ साइन लिस्ट तैयार की जाती थी। ये दो भाषाएं थी, सुमेरियन और अकेडियन लैंग्वेज, वो टैबलेट बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। 650 BC की बात है जब कोनिफॉर्म टैबलेट लिखी गई थी 2000 साल पहले। फिर भी इसको यहाँ इस टाइम पे पढ़ा जाता था। यानी कि 2000 साल पहले लिखी जाने वाली कोनिफॉर्म टैबलेट को अब 650 BC के टाइम पे भी पढ़ा जाता था। असुरबनीपाल्स मैन न्यू वेयर टू लुक फॉर अर्ली टैबलेट्स और देयर कॉपीज़। असुरबनीपाल के लोगों को पता था कि कहाँ से खोजा जाए टैबलेट्स को और कहाँ पर उनको कॉपी की जाए, तो उनको बड़ा पता था। यानी कि लाइब्रेरी भी तैयार करवाई, आर्कियोलॉजी भी उस टाइम पे हुआ करती थी और बहुत अच्छे राइटर्स भी हुआ करते थे। कॉपीज़ वर मेड ऑफ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट सच एज़ द एपिक ऑफ गिलगामेश। गिलगामेश जैसे एपिक की हमने बात की थी, तो कॉपी करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात थी, तो कॉपी की थी। जैसे एपिक ऑफ गिलगामेश की भी उन्होंने प्रतियाँ तैयार कर ली और ज़्यादा कॉपी तैयार कर ली थी। द कॉपियर स्टेटिंग हिज नेम, कॉपियर का नाम लिखा जाता। राइटिंग द डेट लिखी जाती कब वो तैयार की गई थी। कुछ टैबलेट्स के एंड में जो है उनको अंत में क्या लिखा गया, असुरबनीपाल ने अपना रेफरेंस दे रखा है। कुछ जो किताबें लिखी गई उसके लास्ट में क्या लिखा है, असुरबनीपाल ने अपने बारे में लिख दिया है। क्या? आई असुरबनीपाल किंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा, असीरिया का राजा। गॉड बेस्टॉर्ड वास्ट इंटेलिजेंस, जिसको देवताओं ने महान बुद्धिमत्ता प्रदान की है, उसके उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं वो हूँ जिसको देवी देवताओं ने इंटेलिजेंस दी है। हु कोड एक्वायर द रिकंडक्ट डिटेल ऑफ द स्कॉलरली एरुडिशन, जिन्होंने विद्वत्तापूर्ण पांडित्य का गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त किया है। आई रॉट डाउन द टैबलेट्स ऑफ विजडम ऑफ द गॉड्स, और उन्होंने कहा कि मैंने भगवान के विवेक को, देवताओं के बुद्धि विवेक को भी मैंने टैबलेट्स में लिख दिया। एंड ऑफ द टेम्पल ऑफ माई गॉड एंड आई चेकड एंड कॉलेटेड द टैबलेट्स, मैंने चेक भी की, सारी टैबलेट्स को मैंने चेक किया, एग्जामिन किया, टैबलेट्स को इकट्ठा किया। आई प्लेस देम फॉर द फ्यूचर इन द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी में सारी की सारी टैबलेट्स को सुरक्षित रखवा दिया मेरे भगवान के मंदिर में। नाबू उनके भगवान माना जाता था। असुरबनीपाल नाबू नाम के देवता को मानते थे और उन्होंने निन्वे में उनका मंदिर भी बनवाया था। ये उन्होंने कहा कि ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया ताकि उनके लाइफ के लिए अच्छा हो और उनकी आत्मा के लिए अच्छा हो और उनके जो रॉयल थ्रोन है, उनका जो शाही सिंहासन है, वो उसकी नींव भी बनी रहे, इसलिए उन्होंने बनवाया था। मोर इम्पॉर्टेंट देयर वाज कैटलॉइंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उस टाइम पे कैटलॉइंग भी की गई थी। कैटलॉइंग क्या होता है? प्रिपेयरिंग ऑफ द लिस्ट, यानी कि जैसे लाइब्रेरी में रजिस्टर तैयार किया जाता है, किस अलमीरा में कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट की बुक रखी हुई है, वो फटाफट निकाल लेते हैं, लिस्ट तैयार करना। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट बात है कि उस टाइम पे कैटलॉइंग भी की गई थी। बास्केट ऑफ टैबलेट वुड हैव ए क्ले लेबल एंड रीड, एक टैबलेट की पूरी बास्केट, पूरी टोकरी जिस पर क्ले से लेबल कर रखा था, मिट्टी से लेबल कर रखा था, और क्या पढ़ा गया? एन नंबर ऑफ टैबलेट अबाउट एग्जोरसिज्म, भूत प्रेत निवारण की टैबलेट्स,
ये n नंबर में लिखी गई हैं, रिटन बाय x इसने लिखी हैं, राइटर का नाम भी इस तरीके से लेबल किया हुआ था, n और x हमने इमेजिन किया है। असुरबनी पाल की लाइब्रेरी में लगभग 1000 किताबें रखी हुई थी और करीबन 30,000 टैबलेट्स रखी हुई थी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि हाँ उस टाइम पे लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, जो लाइब्रेरी का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, कि उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। वो हम एक एग्जांपल से ही बताएंगे, एक यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ओल्ड थिंग्स की स्टडी करते हैं, ओल्ड थिंग्स को डिस्कवर करते हैं, पुरानी चीज़ें को निकाल कर लाना, पुरानी चीज़ों को स्टडी करना, वो आर्कियोलॉजी का काम होता है। अ मैन ऑफ द साउदर्न मार्सिस Nabopolassar released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC। एक साउदर्न मार्सिस, साउदर्न दलदली इलाके, उसका एक आदमी था, उसका नाम क्या था, नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को छुड़वाया था असीरियन साम्राज्य से, असीरियन कंट्रोल से, रूल से। 625 BC की बात है कि असीरियन के कब्जे को ख़त्म करके नेबोपोलासर ने अपने हाथ में ले लिया था। उसके सक्सेसर ने इसकी टेरिटरी को बढ़ाया, इसके बाद उसके और भी उत्तराधिकारी आए, बेटे पोते आए और उन्होंने इस टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। और यहाँ पर उन्होंने बेबीलोनिया में बिल्डिंग प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स, महल भी बनवाए थे। उस टाइम से ही जैसे कि अकेमेनिड्स ऑफ ईरान कंक्वर्ड बेबीलोन इन 539 BC। अब जो थे ईरान के अकेमेनिड्स ने बेबीलोनिया को 539 BC में जीत लिया था, 331 तक रूल किया गया था। और जब वहाँ पर उस टाइम पे जब तक वहाँ पर अलेक्जेंडर ने कब्ज़ा नहीं किया था, तो अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया को जीता था। अलेक्जेंडर जो सिकंदर ने भी बेबीलोनिया को जीत लिया था। बेबीलोन एक बहुत ही एक प्रीमियर, एक मेन सिटी के रूप में था उस टाइम तक, जब तक सिकंदर ने जीता था। और उस टाइम कितना इलाका था इसका, 850 हेक्टेयर का एरिया था, विद ए ट्रिपल वॉल, 3 दीवारें थी चारों तरफ। इसकी 4 दीवारी 3 दीवारों से की गई थी और बड़े बड़े महल और मंदिर, इवन जिगुरात भी था। जिगुरात क्या होता है, स्टेप्ड टावर, सीढ़ी नुमा टावर, सीढ़ियों का बना हुआ टावर भी पाया गया। एंड ए प्रोसेशनल वे ऑफ द रिचुअल सेंटर, अनुष्ठान केंद्र भी वहाँ पे पाया गया था, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इट्स ट्रेडिंग हाउसेज हैड वाइड स्प्रेड डीलिंग, इसके ट्रेडिंग हाउस थे, ट्रेडिंग हाउस में बहुत ज़्यादा डीलिंग की जाती थी, एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स होती थी। मैथमेटिशियंस एंड द एस्ट्रोनॉमर मेड सम न्यू डिस्कवरीज, यहाँ तक कि जितने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ज्योतिष शास्त्री थे, उन्होंने नई नई खोजें भी यहाँ पर की हुई थी। ये कहाँ पर, बेबीलोनिया के अंदर। इसका मतलब क्या था, एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी था बेबीलोनिया। नेबोनिडस लास्ट राजा था बेबीलोनिया का। वे लिखते हैं कि उर गॉड एक बार उनके सपने में आए और उनको ऑर्डर दिया कि एक महिला पंडित को अपॉइंट किया जाए, ताकि सारा जो उनके टाउन है, जो कस्बा है या टेंपल है, उसका पूरा चार्ज उसे महिला पंडित को दे दिया जाए। ये कौन कह रहे हैं, ये नेबोनिडस ने बताया था। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लिखा, बिकॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द ऑफिस ऑफ हाई प्रीस्टेस हैड बीन फॉरगॉटन। उन्होंने कहा क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस मतलब जो महिला पंडित है, महिला पंडित के ऑफिस, मतलब महिला पंडित को लंबे टाइम से भुला दिया गया था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नो वेयर इंडिकेटेड, उनके बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया था। आई विद थॉट माई सेल्फ डे आफ्टर डे, और मैं इसके बारे में सोचता रहा। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहा था नेबोनिडस। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये एहसास था कि एक प्रीस्टेस को अपॉइंट किया जाए किसी भी टेंपल में। देन ही सेज ही फाउंड द स्टिल ऑफ ए वेरी अर्ली किंग। फिर उन्होंने, वो कहते हैं कि उनको एक बार अर्ली किंग को भी, पुराने कोई और राजा थे, उनका स्टील पाया गया। जैसे टैबलेट होती है ऐसे स्टील होते हैं, तो एक पटलेख पाया गया था। होम वी टुडे डेट ऑफ अबाउट 1150 BC, जिसको आज हम जब उसका कार्बनाइजेशन किया उस स्टील का, तो 1150 BC के टाइम के आसपास का है, जिस पर कार्ड इमेज पाई गई एक प्रीस्टेस, एक महिला पंडित की,
इमेज पाई गई है, खोद के बना रखी थी, और उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी को एग्ज़ामिन किया, देखा जो उसमें बनाई हुई थी। इस प्रकार जो नेबोनिडस राजा है उसने अपनी बेटी को ही प्रीस्टेस बना दिया था, यानी कि वो कोई पुरानी स्टील पाई को पुराने टाइम की पाई है, जिस पुराने टाइम की वो जो स्टील पाई है उसमें कहीं प्रीस्टेस का जिक्र था, और वो प्रीस्टेस के गहने कपड़े देखकर उसने अपनी बेटी को भी प्रीस्टेस बना दिया था। तो ये क्या है कि उसने खुदाई करवाई कहीं पे, और वो पुरानी स्टील ऑफ प्रीस्टेस पाई थी जिससे उसको इंस्पिरेशन मिली थी। अगर दूसरा कोई ओकेज़न लिया जाए उसके आधार पर बताया गया, नेबोनिडस मैन ब्रॉट टू हिम ए ब्रोकन स्टैचू इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ सारगोन किंग ऑफ अक्कड़। एक और यहाँ पर एग्जांपल लिया गया कि नेबोनिडस के आदमी एक बार उनके पास टूटा हुआ स्टैचू लेकर आए थे जिस पर क्या लिखा हुआ था, सारगोन नाम लिखा हुआ था, जो अक्कड़ का राजा था, और जिसको आज हम 2370 बीसी के आसपास के बारे में बताते हैं। उस टाइम उन्होंने रूल किया था सारगोन राजा ने। नेबोनिडस और उसके जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उन्होंने इनके इस राजा के बारे में सुना ज़रूर था। किसके बारे में? सारगोन के बारे में सुना था। नेबोनिडस ने को फील हुआ कि उनको एक स्टैचू तैयार करें। ही हैड टू रिपेयर द स्टैचू, कि वे स्टैचू को तैयार करें, बिकॉज ऑफ माई रेफरेंस फॉर द गॉड। क्यों? क्योंकि भगवान को सम्मान देने के लिए, अपने जिस भगवान को वो मानते थे उस भगवान को सम्मान देने के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर किंगशिप, और अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए। ही राइट्स, उन्होंने आगे क्या लिखा है, आई समंड मतलब कॉल्ड, मैंने बुलाया, स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन को, और रिप्लेस द हेड, और मैंने उसके सिर को चेंज करवा दिया जो टूटा हुआ था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि उस टाइम पे लाइब्रेरी भी हुआ करती थी और उस टाइम पे आर्कियोलॉजी भी हुई थी। आर्कियोलॉजी हुई थी तभी तो 1150 बीसी का एक प्रीस्टेस का इमेज पाया गया था। और कब की बात है, उसने रूल कब किया था? उसने तो बहुत पीछे की बात है। नेबोनिडस तो अंतिम राजा था जिसने लास्ट में रूल किया था, तो ये करीबन 500 बीसी के आसपास की बात है। तो तब जो है इतना पुराना इमेज मिला था, तो इसका मतलब आर्कियोलॉजी भी की जाती थी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई रिक्वेस्ट टू यू to study this chapter from the NCERT। बेटा इसको अच्छे से रीड करना है आपको। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।